फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। और टॉपिक है हमारा आज का अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और इन अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हम सीधे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पृथ्वी के 2 मॉडल यहाँ पे लिए हुए हैं, इन मॉडलों से ही हम इन अक्षांश और देशांतर को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अक्षांश क्या होते हैं। अब अक्षांश रेखाएँ अगर क्या होती हैं, अगर हम बात करें तो अक्षांश अ, एक प्रकार की क्या है, वृत्त है। तो अक्षांश रेखाएँ जैसे एक आप फुटबॉल ले लीजिए, अगर फुटबॉल का अगर हम फुटबॉल पर अगर इस प्रकार से माना एक फुटबॉल है, अगर फुटबॉल का हम यहाँ से अगर एक रेखा खींचने की कोशिश करें, तो उसको चारों ओर अगर हम घुमा दें, तो एक वृत्त बन के तैयार हो जाएगा। तो वृत्त बन के तैयार हो जाएगा, तो उसी प्रकार से हमने इस पृथ्वी पे भी कुछ काल्पनिक रेखाओं का क्या किया हुआ है, निर्माण किया है। तो वास्तविक रूप से पृथ्वी पे को कुछ भी इस प्रकार का क्या नहीं है, कोई भी रेखा नहीं है। हमने एक मॉडल बनाया हुआ है पृथ्वी का, जिसको हमने क्या किया हुआ है, उसपे कुछ काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया है। अभी जो अक्षांश रेखाएँ हैं, ये कहाँ से कहाँ होती है, किस ये हमारा क्या हो जाता है, इधर अगर हम दिशाओं का वो करें, तो जैसे यहाँ पर अगर हम दिशाओं को देखें तो इस प्रकार से, तो यहाँ हमारा पूरब हो जाता है हमारे दाहिने हाथ में, और हमारे लेफ्ट में क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। ऊपर हमारे सर की ओर क्या उत्तर हो जाता है, और नीचे हमारा दक्षिण हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो इसी प्रकार से अगर हम इस मॉडल को देखें हम, तो इसको भी अगर हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, तो इधर हमारा पूर्व हो जाता है, इधर पश्चिम हो जाता है, ऊपर उत्तर हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। तो अगर ये जो हमारी रेखाएँ होती हैं, ये अक्षांश रेखाएँ जो होती हैं, ये पश्चिम से पूर्व खींची जाती है। कहाँ? पश्चिम से पूर्व इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से यहाँ से इधर को ये चलती है। अब देशांतर को देखें, तो देशांतर उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। अब उत्तर से दक्षिण क्या होती है? देशांतर होती है। और पूर्व से पश्चिम जो ऐसे समांतर खींची जाती है, ध्रुवों के समांतर खींची जाती है, उनको क्या कहते हैं? हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अभी अक्षांश रेखाओं का काम क्या है? अक्षांश रेखाओं का काम, हम अक्षांश रेखाओं से पृथ्वी पे जो हमारा क्या होता है, तापमान होता है, उस तापमान पे हम क्या करते हैं, उसको लिए हमको सुविधाजनक होता है। जैसे यहाँ पे ये हमारा एक भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। भूमध्य रेखा पर हमारे क्या होता है कि बहुत अत्यधिक तापमान होता है। ठीक इससे अगर हम ऊपर अगर चले जाएँगे 66.5 से लेकर 23.5 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पर तापमान की कमी हो जाती है, जिस पर हम क्या कहते हैं कि शीत कटिबंध और ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इस प्रकार से हमने इसको विभाजित किया हुआ है। तो ये हमारा जो सबसे पहले जो हमारे एक महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखा आती है, उसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। और ये 0 डिग्री अक्षांश जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी पृथ्वी को बराबर 2 भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। इस 0 डिग्री अक्षांश को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें इसको विषुवत रेखा कहते हैं, या इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसको 0 डिग्री के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जो हमारी पृथ्वी इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे हमने क्या किया है, एक 0 डिग्री का अक्षांश खींच दिया है। इसको हमने अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएँ, तो 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया है कि प्रत्येक 1 डिग्री पे हमने एक अक्षांश खींचा हुआ है। जैसे यहाँ पे हमारा ये 0 डिग्री है, इसके एक ठीक ऊपर अगर हम देखें तो 1 डिग्री पे हमने एक अक्षांश रेखा को खींच दिया है, 2 डिग्री पे हमने दूसरे अक्षांश को खींचा है, 3 डिग्री पे तीसरे अक्षांश को खींचा है, और 4 डिग्री पे चौथे अक्षांश को खींचा है। तो ऐसे हम बढ़ते-बढ़ते 90 डिग्री तक जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हम 0 से लेके 90 तक जाते हैं, और 90 डिग्री तक जाने तक हमारी 90 क्या बन जाती हैं, अक्षांश रेखाएँ बन जाती हैं। तो यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक कितनी, 90 अक्षांश रेखाएँ बन जाती हैं। तो 90 अक्षांश हमारी जब यहाँ पे बन जाती हैं, तो इसी प्रकार से हमारे दक्षिणी ध्रुव जो है, इस दक्षिणी ध्रुव में भी हमारे कितनी, 90 अक्षांश रेखाओं का निर्माण होता है। अब देखिए, हमारा दक्षिणी ध्रुव है, और ये उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी पे 2 ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो हमारे जो दक्षिणी ध्रुव है, इसमें हमारी कितनी, 90 अक्षांश हैं, और ठीक ऊपर उत्तरी जो हमारा वो है ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में भी हमारे 90 अक्षांश क्या है, 90 अक्षांश खींचे गए हैं। क्योंकि क्या है, 90 डिग्री का कोण के हिसाब से हमने इसको प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा को क्या किया है, खींचा हुआ है। अब देखो, इससे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं। एक तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो अक्षांश हैं, उनसे प्रश्न बन जाते हैं। पहला आ जाता है हमारा 0 डिग्री, इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या इसको हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। ये 3 नाम इसको आपको ध्यान में रखने हैं, और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी यही है हमारी। क्या है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी यही है हमारी, कौन? 0 डिग्री। क्यों है? क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, कि यहाँ पे पृथ्वी की जो चौड़ाई है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे-जैसे ऊपर को जाएँगे, तो ये घटते ही चले जाते हैं, और 90 डिग्री तक जाने तक क्या होता है कि जो 90 डिग्री अक्षांश है हमारा, वो एक रेखा ना होकर एक केवल बिंदु के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। ये हमारी एक रेखा नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक बिंदु के रूप में हमको 90 डिग्री अक्षांश देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर हमारे जो 90 डिग्री नीचे दक्षिणी है वो भी हमारा एक बिंदु के रूप में है। तो आगे जो हमारे इसमें महत्वपूर्ण जो हमारे रेखा आती है उसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम बताइए, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम बताए कहेंगे तो उसमें आ जाता है हमारा मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी में, उत्तरी ध्रुव में हमारी कर्क रेखा। तो ये दो अक्षांश आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा अक्षांश जो है यहाँ पर हमारा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको कहते हैं हम आर्केटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्केटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और ये कौन सी है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ठीक इसके नीचे अगर दक्षिण में आएंगे तो आप यहाँ पर भी हमको एक मिलता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा मिलता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। ये है हमारा नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त, ऊपर वाला कौन सा है? आर्केटिक वृत्त के नाम से जाने जाते हैं। तो ये अक्षांशों को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या हमें एक ध्यान में रखने वाली बात क्या है? जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है? कटिबंध लिखा हुआ है। तो जो हमारे दो अक्षांशों के बीच की क्या होती है जगह बचती है उसको हम क्या कहते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो जैसे ये एक अक्षांश यहाँ पे ये है और दूसरा अक्षांश नीचे दूसरा अक्षांश है, इसके बीच का जो भाग है इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब जैसे इसमें आपने सुना होगा ताप कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो ये क्या है? एक तापमान को हमने क्या किया हुआ है? उसकी स्थिति के हिसाब से किस प्रकार का तापमान है उस प्रकार से उसको नाम दिया है। जहाँ पे ज़्यादा ठंडा है उसको हमने शीत कटिबंध के नाम दिया है और जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है उसको हमने उष्ण कटिबंध का नाम दिया है। तो जो ये कटिबंध है ये क्या है? तापमान की पेटी है। क्योंकि जो सूरज है हमारा सूर्य वो साल भर क्या रहता है? ये हमारे जो ऊपर वाली एक 66.5 डिग्री से लेकर अपना यहाँ 66.5 डिग्री नीचे है और यहाँ 23 ऊपर है और 23.5 नीचे है। तो ये जो 23.5 से लेकर 23.5 नीचे है इन दोनों अक्षांशों के मध्य ही सूरज एक साल में क्या करता रहता है? विचरण करता रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पूरे साल सूरज इन्हीं दो अक्षांशों के मध्य नीचे ऊपर चलता रहता है। इसीलिए यहाँ पर तापमान को हमने इसी के हिसाब से इनका नाम दिया हुआ है, ताप कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तो इस नाम से इसलिए हमने इसका नाम दिया हुआ है। अब ये जो कटिबंध है इसको हम अलग से देखेंगे। आज हम यहाँ पे केवल इन अक्षांशों को ही समझते हैं और देशांतरों को ही यहाँ पे समझते हैं। अब देखो इसमें हमारे जो प्रश्न बनेगा, एक तो इन अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है उससे प्रश्न बन जाता है। तो पहले जैसे एक डिग्री अक्षांश यहाँ पे है, दूसरा डिग्री यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है, एक तो दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। क्या होती है? दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो होती है बराबर होती है। जैसे आप 1 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जाएंगे, प्रत्येक अक्षांश के मध्य में दूरी क्या मिलेगी? आपको बराबर मिलेगी। अब वो दूरी होती कितनी है? ये दूरी होती है 111 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है कि दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है एक तो बराबर होती है और होती कितनी है दूरी? 111 किलोमीटर। जैसे आप यहाँ से ये 0 डिग्री है, यहाँ पर अगर हम 1 डिग्री पर एक अक्षांश खींचेंगे तो यहाँ पे आपको कितनी दूरी मिलेगी? 111 किलोमीटर। तो 111 किलोमीटर यहाँ पे दूरी हो जाएगी इन दो अक्षांशों के मध्य। ध्यान रखना है, दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। तो आपको ये पहला ही प्रश्न ये बनता है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी बताइए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, दो अक्षांशों के मध्य को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य के जो बीच का भाग होता है उसको हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब जब बात आती है इन अक्षांशों की संख्याओं पर प्रश्न बन जाता है। पहला प्रश्न बनेगा अक्षांशों की कुल संख्या बताइए। जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पे 90 अक्षांश ऊपर होते हैं और प्लस 90 कितने हो जाते हैं? नीचे होते हैं और ठीक एक हमारा 0 डिग्री इसमें होती है। तो टोटली कितने हो जाती है? 181। तो अब यहाँ पे अगर प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? आपसे प्रश्न बनेगा अक्षांशों की कुल संख्या बताइए। अक्षांशों की, तो अक्षांशों की कुल संख्या अगर पूछेगा आपसे, आप कहेंगे 90 ऊपर है, 90 नीचे है और एक 0 डिग्री है। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पे कितना बन के आएगा? 181। तो अक्षांश पूछेगा तो आप कहेंगे 181 अक्षांश है। और पूछेगा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो रेखाएं जोड़ दी हैं उसने। ऊपर खाली अक्षांश पूछा है तो 181 और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछेगा तो वहाँ पर आप कहेंगे 179। अब ऐसा क्यों है? अक्षांश तो हमारे 181 है लेकिन अक्षांश रेखा कितनी है पूछा तो आप कह रहे हैं कि 179। इसका एक रीजन है कि जो हमारे 90 डिग्री अक्षांश है वो केवल एक बिंदु के रूप में है। यहाँ पे क्या है? एक बिंदु के रूप में हमारा ये 90 डिग्री वाला अक्षांश एक बिंदु के रूप में देखने को मिलता है। ये कोई रेखा नहीं है, इसलिए इन दो अक्षांशों को इसमें जोड़ा नहीं जाता है।
जब अगर पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछेगा तब आप कहेंगे 179। खाली अक्षांशों की कुल संख्या पूछेगा तो आप कहेंगे 181। कितना कहेंगे? 181 यानी 181। तो 179 कितना हो जाएगा हमारा? ये अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी। अक्षांश अगर रेखा पूछेगा तो यहाँ पे कितना कहोगे आप कि 179, क्योंकि दो तो हमारी केवल बिंदु हो जाएंगे, 90 डिग्री नीचे वाला और 90 डिग्री ऊपर वाला हमारे खाली एक बिंदु के रूप में है, और नीचे वाला जो हमारे और हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है? 179। तो रेखाएं कितनी है? 179। अक्षांशों की कुल संख्या हो जाएगी 181। अब जिस प्रकार से प्रश्न पूछेगा उस प्रकार से आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अब आते हैं हम किस पे? देशांतर रेखाओं पर। अब ये देशांतर रेखाएं होती क्या है, पहले तो यही समझना है। तो फिर देशांतर रेखाएं जो होती है ये उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। कहाँ से कहाँ तक? उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जिन रेखाओं को खींचा जाता है उनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पृथ्वी बनाई और पृथ्वी पर हमने यहाँ से क्या कर दिया? कुछ रेखाओं को उत्तर से लेकर दक्षिण खींच दिया। इस प्रकार से यहाँ अगर हम रेखाएं खींचेंगे तो एक प्रकार से ये क्या बन जाएंगी? उत्तर से दक्षिण चलने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो इन देशांतरों से हम किस प्रकार से इनको हमको समझना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो देखो इन देशांतरों में हमारा सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो देशांतर आ जाता है वो एक हमने यहाँ पर बीचों बीच में क्या खींची हुई है? एक 0 डिग्री का एक देशांतर खींचा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो हमारा पूरी पृथ्वी है गोल है, और यहाँ पे कितना पूरा 360 डिग्री का क्या बन जाता है? एक पूरा कोण बन जाता है, यानी 360 का ये क्या पूरा गोला हो जाता है 360 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? इसीलिए एक 0 डिग्री इसमें बराबर एक जो बीचों बीच वाली जो देशांतर को लिया है उसको हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिया है। तो इस 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर कहते हैं, या इसको लंदन में एक क्या है? एक वेधशाला है उनकी, उस वेधशाला का जो ग्रीनविच वेधशाला है तो वहां से होकर ये 0 डिग्री गुजरती है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया ग्रीनविच। तो दो नाम इसके मिलते हैं हमको, एक तो प्रधान यामोत्तर कहते हैं इसको 0 डिग्री को, दूसरा इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा या ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। और लंदन में एक इनका क्या है? ग्रीनविच नाम से वहाँ पे क्या है? एक वेधशाला है, उस वेधशाला से गुजरने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया है? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर हमारी क्या है? प्रधान यामोत्तर है, या इसको लंदन से गुजरने वाले ग्रीनविच इसके नाम है। तो आपको ध्यान में रखना है 0 डिग्री देशांतर हमारे जो देशांतर है इसको हमने एक बीचों बीच में मान लिया है। अब ठीक इस 0 डिग्री से आप पूर्व में आएंगे तो यहाँ पे हमने कितने क्या कर दिया है? 180 देशांतर हमने इसके पूरब में खींच दिए हैं और 180 इसके पश्चिम में खींचे हुए हैं। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं हैं, और 0 डिग्री के पूर्व में अगर जाएंगे तो यहाँ भी क्या है? 180 देशांतर खींची गई है, क्योंकि ये पूरा हमारा कितना बनता है? 360 डिग्री का ये बन जाता है। तो 360 डिग्री में हमने क्या किया है? प्रत्येक डिग्री पर एक हमने क्या कर दिया है? एक देशांतर को खींचा हुआ है। जैसे यहाँ देखा 90 डिग्री का कोण बन रहा था, तो 90 डिग्री पर हमने प्रत्येक एक डिग्री पर हमने एक अक्षांश को खींचा था, और इस 360 में हमने क्या किया है? प्रत्येक एक डिग्री पर हमने एक देशांतर को खींचा हुआ है। इसलिए इन अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाती है? 180 इधर हो जाती है, 180 इधर हो जाती है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम टोटल 360 बन जाते हैं। तो हमारी टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 देशांतर है, और 180 पूरब में है, 180 पश्चिम में है। जो 0 डिग्री देशांतर है इसको हमने प्रधान यामोत्तर माना है। 0 डिग्री का नाम क्या है? प्रधान यामोत्तर है, या इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। कहाँ से? लंदन से होकर गुजरती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन देशांतर रेखाओं में आपको ध्यान में क्या रखना है? देखो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। देखो सभी जो देशांतर है इनकी लंबाई क्या होती है? एक तो बराबर होती है, दूसरा दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को गोरे या गौर कहते हैं। गोरे या गौर कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये पूछता है प्रश्न की ये दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, और एक इधर से फिर एक अगला देशांतर यहाँ खींचा है। ये वाला भाग है जो यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक किया हुआ है, रेखाएं खींची है, इसको हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं, या गौर नाम से इसको जानते हैं। गोरे या गौर नाम से इसको जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा इन दो क्या कहते हैं? दो अक्षांशों के मध्य के बीच की दूरी को हम क्या कह रहे हैं? कटिबंध कह रहे हैं। यहाँ नीचे दो देशांतरों के उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे इनको बोला जाता है क्या? गोरे के नाम से जाना जाता है। और इन दो देशांतरों में आप दूरी कितनी होती है? जैसे यहाँ पर देखा आपने 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के मध्य में क्या होती है? दूरी होती है। इसी प्रकार से दो देशांतरों के बीच में कितनी दूरी होती है? अगर प्रश्न बनेगा तो आप कहेंगे 111.32 किलोमीटर। तो 111.32 किलोमीटर इसके बीच की क्या होती है? दूरी होती है। अब ये जो 111.32 किलोमीटर दूरी इन दो देशांतरों के बीच में है,
तो दो देशांतरों के बीच में अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात की, जैसे हमारा सूर्य कहाँ से, हमारे यहाँ सूर्य कहाँ से, यहाँ पूर्व से क्या होता है, उजाला होता है, यानी पूर्व से सूर्य उदय होता है और पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। तो जब हमारे यहाँ पूर्व से उजाला होता है तो प्रत्येक देशांतर में सूर्य के प्रकाश को क्या करने में, चलने में या प्रकाश को पहुंचने में, जैसे पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है तो प्रत्येक देशांतर में जब पृथ्वी घूमती है इस प्रकार से, तो सूर्य का प्रकाश भी इन देशांतरों में क्या होता है, चलता रहता है इस प्रकार से। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लग जाता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। जैसे पृथ्वी का एक देशांतर सूर्य के सामने आएगा, दूसरे देशांतर तक पहुंचने में दूसरे देशांतर में कितना, 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 मिनट का जो समय लगता है उसमें, अगर इस 4 मिनट को, जैसे यहाँ पर पहले 360 को समझते हैं। देखो देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी 180 हमारी पूर्व में हो गई, 180 पश्चिम में हो गई, टोटल हमारे 360 हो जाती है। अब 360 में देखो एक देशांतर को पार करने में कितना, 4 मिनट का समय लगता है। यानी एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट, 4 मिनट लगते हैं। तो 360 देशांतर को अगर हम 4 से अगर गुणा करें तो 1440 मिनट का समय आ जाता है। तो 1440 मिनट का समय क्या निकल के आता है, ये टोटल मिनट निकल के आ जाते हैं। तो इन मिनटों को अगर हम घंटे में अगर हम परिवर्तित करेंगे, इस 1440 को हम 60 से भाग कर दें, तो 60 से भाग करने के बाद ये 24 घंटे निकल के आ जाते हैं। कितने निकल के आते हैं, 24 घंटे निकल के आते हैं। तो इसीलिए हमारा जो एक दिन और रात होता है 24 घंटे का होता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो सूर्य की ओर इस प्रकार से पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी का जैसे एक देशांतर यहाँ पे है, दूसरा देशांतर यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे सुबह हो गई, सुबह 1 डिग्री देशांतर पर उजाला हो रखा है, तो 1 से लेके 2 डिग्री पर जाने तक प्रकाश, ये मतलब पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लग जाएंगे सूर्य के प्रकाश के सामने आने में। तो 4 मिनट का समय एक देशांतर में लग रहा है, तो 360 देशांतर है हमारे टोटल, तो 360 में हमें 1440 मिनट लगते हैं, और 1440 मिनट को अगर हम घंटे में परिवर्तित करते हैं तो ये 24 घंटे निकल के आते हैं। तो कितने निकल के आते हैं, 24 घंटे निकल के आते हैं। इन 24 घंटों में ही हमारा एक दिन और एक रात होती है। तो आपसे यहाँ पे क्या दे देगा प्रश्न, आप किस प्रकार से पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए, आपको कुछ देशांतर दे देगा, उस देशांतरों के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा कि जब जैसे अमेरिका का एक देशांतर दे देगा, यहाँ भारत का देशांतर दे देगा, तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा। देखो अमेरिका तो हमारे इधर पश्चिम में है और जो हमारे पूर्व वाले एरिया में है उसमें भारत है, तो भारत और जो अमेरिका के बीच में देशांतरों की दूरी होगी, उन देशांतरों को निकाल कर आपको 4 से मल्टीप्लाई करके उनका बीच का टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना 24 घंटा निकल के आता है हमारा पूरा टोटल 360 में। अब जितने भी देशांतर वहाँ पे दिए होंगे आपको, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर वहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का वो किया गया, ये 180 डिग्री, ठीक इसके पीछे जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके पीछे हमारी क्या है, ठीक इसके पीछे हमारे 180 डिग्री देशांतर पड़ता है। तो 180 देशांतर जो है ये, इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर पहले तो नाम पूछेगा कि कौन हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो आपको ध्यान में रखना है 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इसको 1884 में क्या किया गया, इसका निर्धारण करा गया। तो 1884 में ये बताया गया है कि जो 180 डिग्री देशांतर है, इसको हम क्या करेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिससे हम घोषित करते हैं वो है हमारी 180 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और कब इसको निर्धारण करा गया, 1884 में इसका निर्धारण करा गया। अब तिथि रेखा जो है, इसको 8 जगहों से मोड़ा गया है। अब तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर है, इसको 8 जगह, जैसे ऊपर से चल रहा है इस प्रकार से, फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ मुड़ जाएगी, फिर यहाँ चलेगा, यहाँ चल जाएगी, फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ मुड़ जाएगी। अब इसको मोड़ा क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इसको मोड़ने का एक कारण है, जैसे एक अमेरिका है, अगर अमेरिका के बीच से अगर ये 180 डिग्री देशांतर अगर जा रहा है, तो अमेरिका में ठीक, अगर अमेरिका के एक देश को, मतलब एक राज्य को ये 2 भागों में विभाजित कर देगा। अगर इधर अलग राज्य है, इधर अलग राज्य है, माना यहाँ पे ये अमेरिका है, माना ये अमेरिका है हमारा, अमेरिका में अगर ये 2 भागों में अमेरिका को विभाजित कर देगा इस प्रकार से, अगर सीधे चलेगी तो इन यहाँ पर अलग तिथि हो जाएगी, यहाँ पर अलग तिथि हो जाएगी, यानी यहाँ अलग दिन चल रहा होगा, एक दिन अलग चल रहा होगा, यहाँ पर अलग चल रहा होगा। इसीलिए क्या कर दिया गया, इसको 8 जगहों से मोड़ दिया गया है, इस देशांतर रेखा को 180 डिग्री को। कितनी जगहों से, 8 जगहों से इसको मोड़ा गया है। अब इसका रीजन क्यों है, ताकि सभी स्थानों पर क्या रहे, समान तिथि रहे। तो समान तिथि रहने के कारण ही इसको 8 जगहों से मोड़ा गया है। अब आते हैं हम भारत की मानक समय रेखा पर। तो अब भारत की जो मानक समय रेखा है उसको थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे हमारे ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर का हम क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर कहते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि जब लंदन की ग्रीनविच से गुजर के जाती है, तो इससे हमारा क्या होता है, समय का निर्धारण होता है।
तो समय का निर्धारण के लिए इस प्रधान यामोत्तर को घोषित किया गया है। इसी प्रकार से भारत की भी एक मानक समय रेखा है। अब भारत की मानक समय रेखा जो है वो ये 82.5 डिग्री है। यानी अब भारत की जो स्थिति देखोगे आप, जैसे ये हमारा अगर ये ग्लोब है, इसको अगर हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, देशांतर के हिसाब से ये पूरब में आ जाता है और ये पश्चिम हो गया। अब देखो ये जो 0 डिग्री है, तो भारत इस 0 डिग्री से तो यहाँ कहीं भारत आता है ये वाले एरिया में। और अक्षांश के हिसाब से भारत, ये जो अक्षांश रेखा देखोगे तो 0 डिग्री से ये भूमध्य रेखा को देखो तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है, और देशांतर के हिसाब से देखो तो पूरब में आ जाता है। तो भारत क्या है, उत्तर पूर्व में स्थित एक क्या है, एक देश है जिसके बीच से एक 82.5 डिग्री देशांतर होकर गुजरता है। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत की क्या है, मानक समय रेखा, इसको निर्धारण किया गया है। तो भारत का मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान में रखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा घोषित किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो आप कहेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा क्या किया गया है, घोषित किया गया है। अब ये जो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को घोषित किया गया है पूर्वी देशांतर को, ये प्रश्न एक बन जाता है कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें आपको कुछ राज्यों के नाम दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है उसका नाम याद रख लेना है आपको, और दूसरा यहाँ पे क्या रखना है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये क्या करती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है। कौन कौन सा आ जाता है, ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा उड़ीसा हो गया। तो 5 राज्यों से गुजरती है हमारा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा। तो 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ये हमारी 82.5 डिग्री जो ऊपर से नीचे आ रही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब एक प्रश्न और यहाँ पर पूछता है कि जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 0 डिग्री जो हमारे देशांतर है इससे कितने आगे है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्या है, मानक समय रेखा है, इस अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से ये कितने आगे भारत का समय है। क्योंकि जो उजाला होता है सुबह तो हमारी पूर्व से होती है और भारत की स्थिति पूर्व में है, और ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये हमारे कहाँ है, पश्चिम में है। तो इसलिए पश्चिम में बाद में क्या होगा, उजाला होगा, पहले यहाँ पूर्व में उजाला होता है। तो भारत की स्थिति पूर्व में होने के कारण पहले भारत का समय इस 0 डिग्री से आगे है। अब कितना आगे है इसको कैसे निकालेंगे, जैसे 82.5 डिग्री हमारी क्या है, इस पूर्वी देशांतर को हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक देशांतर में क्या होता है 4 मिनट का समय लगता है। तो इस 82.5 डिग्री को अगर हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 330 मिनट निकल कर आते हैं। कितने निकल के आते हैं, 330 मिनट का समय निकल के आता है। यानी भारत इस 0 डिग्री देशांतर से कितना मिनट आगे है, 330 मिनट आगे है। कितना मिनट आगे है, 330 मिनट आगे है। अब इन्हीं मिनटों को अगर हम घंटों में चेंज करते हैं, घंटों में बदलते हैं, तो इसको हम 60 से भाग देते हैं, तो ये कितना 5.5 घंटा आगे निकलता है। तो 5.5 घंटा आ जाता है, यानी भारत का समय जो है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो प्रश्न यहाँ पर बनेगा, या तो आपसे मिनट पूछ लेगा कि ग्रीनविच टाइम से भारत का कितने मिनट आगे है, तो उसमें आ जाएगा 330 मिनट, और घंटे में अगर पूछेगा तो यह आएगा आपका 5.5 घंटे। तो कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय रेखा। यानी भारत में 5.5 घंटे पहले उजाला हो जाएगा इस ग्रीनविच पे, यानी 0 डिग्री पर 5.5 घंटे बाद क्या होगा, उजाला होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा क्या था, एक टॉपिक था जो समझना था हमको यहाँ पर, और दूसरा इससे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसको समझना था। प्रश्नों में आपसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को पूछता है, जैसे कि यहाँ पे लंबा एक किलोमीटर पूछ लेता है, कितने दूरी है इन के बीच में, इन अक्षांशों को पूछ सकता है। यहाँ पे इन अक्षांशों जो ये वाला है, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है, इसको पूछ सकता है। दूसरा यहाँ पे जो देशांतर रेखा है उनकी संख्या पूछ सकता है, इन देशांतरों से किस प्रकार से टाइम निकाला जाता है उसको पूछ सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछ सकता है। इसके अलावा भारत का मानक समय रेखा पूछ सकता है, और साथ में आपसे ग्रीनविच टाइम से भारत का समय कितना आगे है ये पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे विश्व भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीपों को। और महाद्वीपों में हम देखो, एक तो हम पढ़ेंगे उसमें पर्वत, पठार, नदी, और इसके अलावा हम उसमें जो झील है, और इसके अलावा जो वहाँ पे पठार है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। साथ में हम पढ़ेंगे जो जल संधियाँ हैं, और जो हमारी जो क्या है कुछ पर्वत है, उन पर्वतों पर चलने वाली कुछ हवाएं होती हैं, उन हवाओं को भी हम उस पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो अब हमारा विश्व भूगोल के अंतर्गत महाद्वीप स्टार्ट होने वाले हैं, और उसके बाद से हमारे धीरे 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 करके हम जब महाद्वीपों को पढ़ लेंगे तो हमारी ज्योग्राफी का ये विश्व भूगोल का हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम भारतीय भूगोल को स्टार्ट करेंगे।
तो ये हमारा आज का टॉपिक है, उससे कुछ प्रश्न आपसे पूछने हैं। तो उसमें पहला प्रश्न आपसे ये है कि बताइए, जो हमारा भारत का मानक समय रेखा है वो कौन सी रेखा है, और उसका नाम बताना है आपको। और दूसरा, वो जो ग्रीनविच टाइम रेखा है हमारी वाली, उससे कितना आगे है, तो ये आपको बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।